शेर नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब फैयाज खान साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, शेर नशीन तशरीफ फरमा मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक इंतखाबी जलसा है और 21 अक्टूबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप अपना एक वोट मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करिए और अपनी आवाज़ को और अपने नुमाइंदे को दोबारा महाराष्ट्र की विधानसभा में भिजाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले असम्बली के इंतखाबात में 2 अराकीन असम्बली आपके वोट से और आपकी दुआओं से कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की ऐवान असम्बली के रिकॉर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। इन दोनों मजलिस के अराकीन असम्बली ने ऐवान महाराष्ट्र की असम्बली में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बेबाक तरीके से आवाम के मसाइल को उठाया। इन्होंने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों के हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि हर उस मसले पर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपने एहतजाज को, प्रोटेस्ट को, उसको रजिस्टर करवाया। हुकूमत वक्त से आवाम के लिए चुपते हुए सवालात पूछे और उन सवालात का जवाब हुकूमत से तलब किया। यकीनन मैं इस बात को मानता हूँ कि और भी काम होना चाहिए था, और भी काम करना बाकी है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारी जमहूरियत में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसको देखकर और जिसको पढ़कर हमारा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कैसे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के संविधान पर उनको अटूट भरोसा नहीं है, जो महात्मा गांधी के खातिर गोडसे को अपना हीरो मानते हैं, कैसे ऐसे लोग जो हेमंत करकरे जिसने मुंबई के सड़कों पर पाकिस्तान से उस जालिम अजमल कसब और उसके ग्रुप जो हिंदुस्तानी अवाम के खून की होली खेल रहे थे, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके मुंबई को बचाया और शहादत पा ली। आज ऐसे हेमंत करकरे को जिसने मुंबई की सड़कों पर दहशतगर्दों का मुकाबला किया, आज वो उसको हेमंत करकरे को जो कहती है कि मैंने इसको श्राप दिया और उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो कामयाब हो गई बीजेपी की एमपी जिसने गोडसे को अपना हीरो माना, जिसने करकरे को बुरा भला कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सदुद्दीन ओवैसी से आपको शिकायत हो सकती है और मैं इस बात का इकरार भी कर रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता होने का दावा ना कभी किया ना कभी करूँगा। मेरी जिंदगी का हर एक वक्त, हर एक दिन इसी में लगा हुआ होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरे फैसले अच्छे हों। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब परवरदिगार इस दुनिया का खालिक
अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर सकता है, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर सकता है। तो मेरी भी आपसे अपील है कि अगर वारिस पठान से आपको कोई शिकायत है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने वारिस को दोबारा मुंतखब करेगा आपकी दुआ और रोज़ों से। तो मैं इस असेंबली हल्के की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कम से कम 2 महीने में एक मरतबा मैं बाइतुल्लाह की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा और मेरे भाई मोहतरम जनाब फैयाज खान साहब के ऑफिस में बैठकर हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्या जो मसाइल जो वादे हमने आपसे किए थे वो कहां तक बहैसियत रुकन असेंबली वारिस पठान साहब ने उसको पूरा किया। मैं जिम्मेदारी लेता हूं बाइतुल्लाह के असेंबली हल्के की। मैं मसगांव की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात पर यकीन करिए और मैं इंशाअल्लाह ताला हम पूरा मेहनत करके आप मेरे इस तयक़ुन पर यकीन करके मेरी जमात को वोट दीजिए। आप वारिस को मत देखिए, बल्कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर इस बात का वादा कर रहा हूं कि माजी में जो हुआ अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में नहीं होगा और हम वारिस पठान को बार बार इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान में रखेंगे और आपके मसाइल को हल करेंगे। ये मेरी दरख्वास्त आप लोगों से है और आप इस पर गौर करिए और दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब और कामरान करिए। मैं इस बात को जानता भी हूँ और आप भी जानते हैं कि मुंबई शहर से मजलिस का एक MLA मुंतखब हुआ तो पूरी बीजेपी शिवसेना हिल गई और उनको आज सिर्फ एक ही उनके दिमाग में है कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब ना हो। दुश्मनी और नफरत वारिस से नहीं है, दुश्मनी और नफरत है तो उस जमात से है जो तादाद में तो कम है मगर ऐवान पार्लियामेंट में हम हर मसले पर हुकूमत की मुखालिफत करते हैं और आपकी आवाज बनकर हुकूमत के गलत पॉलिसियों को आवाम के सामने रखते हैं। इनको दुश्मनी और नफरत अगर किसी से है तो असदुद्दीन ओवैसी से है। नफरत वारिस से नहीं है, नफरत ओवैसी की जबान से है, नफरत मजलिस की सोच से है। इसीलिए आज ये तमाम ताकतें एक होकर ये पूरी कोशिश कर रही है कि मजलिस के उम्मीदवार को दोबारा यहाँ से कामयाबी को रोका जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और यकीनन इंशाअल्लाह यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। हमने औरंगाबाद में वहां से हमारे इम्तियाज जलील को कामयाब किया और इम्तियाज जलील को जब कामयाबी मिली तो इम्तियाज जलील ने ना मजलिस में ये दावा किया कि इम्तियाज जलील की कामयाबी मुसलमानों की कामयाबी है। जब वारिस कामयाब हुए तो हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों की कामयाबी है। इम्तियाज जलील ने कहा कि औरंगाबाद की उस आवाम की कामयाबी है जो औरंगाबाद को एक नया डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। इम्तियाज जलील ने कहा कि औरंगाबाद के मजलूम आवाम की कामयाबी है, ये औरंगाबाद के कमजोरों की कामयाबी है जो जालिमों के जुल्म से छुटकारा चाहते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम हमने औरंगाबाद में किया। जब औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी जमात कामयाब हो सकती है तो मुझे पूरा यकीन है आपके सियासी शऊर पर और आपके फैसले पर कि 21 अक्टूबर के दिन आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार के हक में करेंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे औरंगाबाद को गए थे और औरंगाबाद जाते ही अपनी तकरीर में उन्हें असदुद्दीन ओवैसी को याद किया और इस तरह से हमको याद किया कि औरंगाबाद की आवाम के दरमियान में खड़े होकर उन्होंने कहा कि एक हरा सांप है, इसको खत्म करो औरंगाबाद से। इतने लंबे चौड़े आदमी को
उद्धव ठाकरे ने सांप कह दिया। अगर मेरी माँ को मालूम होगा, और मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मालूम हुआ होगा, क्योंकि हर माँ अपने बेटे को हैंडसम समझती है, और मुझे उन्होंने सांप कह दिया। आप बताइए कि नफरत कितनी है कि अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, मेरा नाम असदुद्दीन है, तो सांप हो गया मैं, और वो भी हरा, काला नहीं बोले शुक्रिया आपका, हरा सांप। ये हरा झंडा निकाल दो औरंगाबाद से, यहां पर इसको जगह मत दो। ये इतनी नफरत क्यों है इन लोगों के दिलो दिमाग में? मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मैंने भी अल्लाह के नाम पर हिंदुस्तान के संविधान पर हल्फ लिया हूं। मैं यहां पर किसी से नीचे दर्जे का नहीं हूं। जितना हक हिंदुस्तान पर, भारत पर उद्धव ठाकरे का है, उससे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी का है। वो क्यों है? क्योंकि मुंबई की सरजमीन गवाह है कि यही सरजमीन से जिना उठे थे, और मोहम्मद अली जिना ने यहीं से टू नेशन थ्योरी का नारा किया था। आज अगर मजगांव में यहां पर हमारे बुजुर्ग क़याम पजीर हैं, तो उनका यहां पर रहना इस बात का गवाह है और पैगाम है कि यहां के हमारे बुजुर्गों ने, जो आज जिंदा नहीं है, मगर उन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, और कहा कि भारत हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे, और यहां पर मगर उसके बावजूद भी हम पर शक किया जाता है, अनाप शनाप बातें बकी जाती हैं। 70 साल के बाद भी एक नहीं, दो नहीं, चार नस्लें निकल चुकी हैं, मगर इसके बावजूद भी वही नफरत की बात करते हैं। हरा सांप, हरा झंडा। अरे हरे से इतनी नफरत आखिर क्यों है आपको? आरएफ फॉरेस्ट को शिवसेना बचाना चाहती थी, तो क्या वो आरएफ फॉरेस्ट हरा है या लाल? वो तो हरा है, और हरे से नफरत अगर है तो फिर तिरंगे में भी हरा है, उसको क्या करेंगे जनाब? उसको निकाल देंगे? का आप नहीं निकाल सकते। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का प्रॉब्लम ये है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बड़ा चालाक सियासतदान है, वो उनको ऐसी अपनी ग्रिप में रखा, और उद्धव ठाकरे को गुस्सा है एक दाढ़ी वाले के ऊपर, मोदी के ऊपर, ये दूसरे दाढ़ी वाले पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझ पर अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए आप हिम्मत से काम करिए और मोदी के खिलाफ जाइए। आप नहीं जाते, और आप अनाप शनाप और फिर वही बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुंबई की तारीखी सरजमीन है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ऐसे पुराशुभ दौर में हमको अपनी एक आवाज की जरूरत है, हमको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। यकीनन मैं इनकार नहीं कर सकता सेकुलरिज्म से, क्योंकि हमारे संविधान के प्रेम्बल में लिखा गया, मगर मेरे भाई, ईमानदारी की बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज सेकुलरिज्म हमारे मुल्क में कहां है? मुझे बताइए आप। सेकुलरिज्म एक अस्पताल के बिस्तर मर्ग पर, एक वेंटिलेटर पर है। जो लोग सेकुलरिज्म की बात मुझसे करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि हर उस शख्स को सिटीजनशिप दी जाएगी सिवाय इसके जो मुसलमान। आप बताइए, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान की आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन और ये फंडामेंटल राइट्स है। कोई हुकूमत फंडामेंटल राइट्स को तरमीम नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से इसका ताल्लुक है, मगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कह दिया कि हर एक को सिटीजनशिप मिलेगी सिवाय उसके जो मुसलमान हैं। क्या इसलिए हमने इस मुल्क को आजाद करवाया था कि आजादी के 70 साल के बाद हमको तौहीन किया जाए, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ा ही पुराशुभ दौर है। और फिर बीजेपी कहती है कि एनआरसी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एनआरसी? आप
मैं आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आसाम में जो एनआरसी हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने आसाम अकॉर्ड साइन किया था, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था। 3.5 करोड़ के करीब आबादी आसाम की। आपको मालूम कितना खर्चा आया वहां पर? 6,000 करोड़ का खर्चा आया। और 6,000 करोड़ का जब खर्चा हो रहा था तो बीजेपी शिवसेना बोल रही थी कि हाँ घुसपैठी बहुत आ गए। अमित शाह ने तो दीमक कहा, टर्माइट्स कहा। कहां ये टर्माइट्स बताइए आप? आपका नाम मेरे नाम से मुख्तलिफ है तो टर्माइट हो गए। आपने 6,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्चा किए और खर्चा करने के बाद मालूम हुआ कि सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया, जिसमें मुसलमान कम है। तो फौरन बीजेपी चरागपा हो गई, शिवसेना को गुस्सा आ गया और कहा कि ये कैसे हुआ। तो अब कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएंगे और सिटीजनशिप उन तमाम को देंगे जो मुसलमान नहीं। आपको यकीन है, हुकूमत को जानना चाहिए अगर पूरे मुल्क में एनआरसी करेंगे तो 25-30 हजार करोड़ के ऊपर खर्चा आएगा। आप कहां से लाएंगे वो पैसा? तो कहेंगे कुछ भी करेंगे लाएंगे। मतलब यह है कि किसी एक को एक मजहब के नाम पर किसी को स्टेटलेस बनाया जाए, उसको उसी ही वतन में, उसके घर में, उसके शहर में उसको स्टेटलेस बना दो कि जिसके पास कागज नहीं है कह दो ये घुसपैठी है। ये इनके नापाक अज़ाइम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे संविधान के खिलाफ है। कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ, सिवाय एक दीवाने के, सिवाय आपकी पार्टी के, जो हर वक्त इनके गलत बयानी का हम संविधान का हवाला देकर इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप बताइए एनआरसी कैसे होगा? मगर एनआरसी की बात करते हैं, घुसपैठी आ गए। अरे बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान से अच्छी हो गई। बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो हो रही, और आप कह रहे हैं एनआरसी लेकर आए। और फिर सेकुलरिज्म का दावा करने वालों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी, डेटा मौजूद है कि 90% इंक्रीज हुआ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग 90% इंक्रीज हुआ। और जब आरएसएस के सरसंचालक ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा खुश है, बताइए हमको और आपको सऊदी अरब के मुसलमानों से हमारा क्या कनेक्शन? कनेक्शन सिर्फ यही है कि मक्का और मदीना का, वहां के सऊदियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, वहां के मुसलमानों का हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हमारा कोई कनेक्शन यूएई के मुसलमानों से नहीं है। क्या कनेक्शन है हमारा? कनेक्शन ईरान के मुसलमानों से क्या कनेक्शन? अफ्रीका के, तुनीसिया के मुसलमानों से हमारा क्या कनेक्शन? और आखिर में पाकिस्तान से तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। मगर ये कहते हैं कि आप यहां पर हैं तो खुश हैं, और इसलिए खुश हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। अगर हम यहां पर खुश हैं तो किसी की मैग्नेनिटी के ऊपर नहीं खुश हैं। अगर हम यहां पर खुश हैं तो किसी के रहमो करम पर खुश नहीं है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहां पर हिस्सेदार नहीं है, किराएदार हैं, कि तुम अगर खुश हो तो मेरी वजह से नहीं। मिस्टर मोहन भगवत, हम अगर खुश हैं तो हम संविधान की वजह से खुश हैं, जिसको आपने नहीं बनाया ना आपने माना। आरएसएस महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल के खत है कि इन्होंने मिठाई बांटी थी, इन पर बैन लगा। और जब इन पर से बैन उठा तो उन पर एक कंडीशन लगाया गया था कि तुम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लोगे, तुम तिरंगे को मानोगे। आप हमसे कह रहे हैं हम खुश हैं तो आपके रहमो करम पर नहीं। और अगर मेरे हैप्पीनेस का इंडेक्स देखना है तो मैं बताता हूं तुमको हम कितने खुश हैं। इखलाक को मारा गया घर में घुस के, हम खुश हैं। इखलाक के कातिल की मौत हो गई
तो आपका मरकजी वजीर उसकी लाश को तिरंगे में लपेटकर उसकी लाश के ऊपर फूल माला रखता है, खुश है। हाफिज जुनैद जो तरावी की नमाज में कुरान मुकम्मल कर लिया था, नए कपड़े खरीद कर दिल्ली से जा रहा था, तो पूरी ट्रेन में जालिमों ने हाफिज जुनैद को चाकों से मारा, जख्मी किया। ट्रेन में एक इंसान हाफिज जुनैद की जान बचाने नहीं आया, हम खुश हैं। हाफिज जुनैद का भाई जख्मी हालत में प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था कि उठाओ इसको। दो भाई जख्मी थे, हम खुश हैं। पीरू खान को रोड पर मारा गया, वीडियो निकालकर, हम खुश हैं। पीरू खान ने मरने से पहले कहा कि इन लोगों ने मुझे मारा, आपने उनका नाम नहीं डाला, हम खुश हैं। रकबर खान को राजस्थान में एक शख्स ने वीडियो निकालकर कुल्हाड़ी से मारा, उसकी जिस्म पर आग डालकर उसको जलाया, हम खुश हैं। अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड में सरे बाजार रोककर उसके चेहरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करके मारा गया, उसकी मौत वाकई हुई, हम खुश हैं। अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया। आपके मिनिस्टर ने कातिलों को हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उनको फूल माला पिलाई, हम खुश हैं। तबरेज अंसारी को रात भर पकड़कर रस्सियों से बांधकर पीटा गया, उसको शराब जड़ों की शराब पिलाई गई, हम खुश हैं। तबरेज अंसारी को जबरन कहा गया कि बोल जेएसआर का नारा मार, उसने कहा नहीं बोलूंगा, हम खुश हैं। तबरेज अंसारी को मारा गया और उसको कहा गया कि तू बीएम का नारा मार, उसने कहा कि शिर्क के कलमात अदा नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा मगर शिर्क नहीं करूंगा, हम खुश हैं। तबरेज अंसारी को पुलिस स्टेशन सुबह लेकर गए, आपने अस्पताल को नहीं भिजाया, हम खुश हैं। आपने जेल को भिजा दिया, एक दिन के बाद तबरेज मर गया और मौत के बाद मालूम हुआ कि तबरेज की खोपड़ी 3 जगहों से फ्रैक्चर पैदा हो गई, हम खुश हैं। हमारी बच्ची जिसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा वो बेवा हो गई, हम खुश हैं। कितने खुश हैं मोहन रखकर। और करने वाले कौन है? पाकिस्तान से आए थे, वो आईएसआई के थे, यहां के नहीं थे, वो हम खुश हैं। इतना हम खुश हैं, जब आंसू भी नहीं निकलते तुम्हारे जुल्म की वजह से। मगर याद रखो, जब तक मजलिस रहेगी तुम्हारे जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, एहतजाज करेंगे और अपने हक के लिए और मजलूमों के साथ लड़ते रहेंगे। इंसान खुश है, हैप्पीनेस आपकी वजह से है। अरे जुल्म करने वालों को रोक दो पहले, और फिर बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था, ना है ना रहेगा। अगर ये आरएसएस के लोग बोलते, ये आरएसएस के लोग, ये शिवसेना के लोग बोलते कि नहीं भारत में 21,000 साल पहले ऐसा था, यहां पर जमहूरियत ही नहीं, हिंदुस्तान में 1947 से पहले तक गुलामी थी, बशमूल 700 साल मुगलों की हुकूमत, गुलामी थी। हिंदुस्तान में जमहूरियत कब आई? जब आप और हमने मिलकर अंग्रेजों की 200 साल गुलामी से अपने आप को छुटकारा पाया। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का संविधान जब बनाया और संविधान में आईन में कहा कि सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, जब जमहूरियत का आगाज हुआ 47 से 1950 जनवरी को जब हमने संविधान को अपने आप पर लागू किया, जब से डेमोक्रेसी आई, उससे पहले गुलामी का दौर था। और ये तमाम के तमाम इस तरह की बातें करते हिंदू राष्ट्र, क्या संविधान में जिक्र हिंदू राष्ट्र का? बताओ मेरे को, कहां पर लिखा हुआ है? ये मुल्क को ये लोग एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि एक मजहब का गलबा रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा संविधान बनाने वालों ने ये कहा कि ये मुल्क भारत, दैट इज इंडिया, ये तमाम रिलीजन्स को मानेगा। इंडिया सेलिब्रेट्स ऑल द रिलीजन्स। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि भारत, इंडिया
जो रिलीजन को नहीं मानता उसकी भी इज्जत करता। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। भारत में एक तहजीब का गलबा नहीं होगा। बीजेपी आरएसएस चाहती है कि हिंदुस्तान में एक रिलीजन, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक पार्टी, एक लीडर, ये हमको मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हजारों तहजीबें हैं, यहाँ पर हजारों जबानें हैं, यहाँ पर हजारों मज़ाहिब हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है, मल्टी पार्टी। मगर बीजेपी क्या कहती? नहीं, आरएसएस, ये शिवसेना नहीं, ये एक मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुरा शुभ दौर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करते हैं, करिए, मगर अपनी पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि इन चैलेंजेस का मुकाबला हमको अपने तमाम इख्तिलाफात से उठना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी इख्तिलाफ होंगे। क्योंकि जब तबरेज को मारा जा रहा था, जब पीलू खान को मारा जा रहा था, जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा जा रहा था, जब अकबर खान को जलाया जा रहा था, जब अखलाक के घर में घुसकर उसकी ज़ईफ मां के सामने उसको पीटा जा रहा था, तो मारने वालों ने उनसे नहीं पूछा कि जरा तू ये बता दे कि तू तबलीगी है या सलफी है या बरेलवी है। उन्होंने देखा कि इसका नाम ये है और इसको पीटो। मेरे भाई, ये जालिम लोग मुत्तहिद कर सकते हैं क्या हमको? ये जुल्म कर रहे हैं नाम की बुनियाद पर, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि संविधान के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुत्तहिद हो जाओ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। आज क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? भारत रत्न सावरकर को देना चाहते हैं। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को हम भूल गए। आप दे सकते हैं, आपके पास अख्तियार है, आपके पास 300 एमपी है, शिवसेना के 18-20 एमपी है, दीजिए। मगर तारीख जब लिखी जाएगी तो जस्टिस कपूर कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यही मुंबई आकर जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ा हूं, और जस्टिस कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुरारजी देसाई, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन पर तनकीद की और कहा कि अगर मुरारजी देसाई सही इन्वेस्टिगेशन करते तो बापू की जान बच सकती थी। और जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन में आप शामिल हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, क्योंकि इंक्वायरीज एक्ट के तहत ये रिपोर्ट कमीशन बनाया गया। आप देना चाहते हैं, दीजिए, हम खुश हैं, दीजिए आप। मगर जब तारीख लिखी जाएगी, जो इस देश में अगर कोई बापू का चाहने वाला है, कोई गांधी के उसूलों को मानने वाला है, तो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि तुम देख लो ये क्या हो रहा है, तुम देख लो ये क्या हो रहा है। ये गांधी के मुल्क में, ये अंबेडकर के मुल्क में आप ये हाल करके रख रहे हैं, तो बताओ संविधान का क्या होगा, संविधान के उसूलों का क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से दरमंदाना अपील है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, यहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज बीजेपी शिवसेना के पास कोई बात नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। आज इनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ बीजेपी का, और इसमें कहते हैं कि अब 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 5 साल से क्या आप रोकी जा रहे थे? क्या कर रहे थे 5 साल से आप? 1 करोड़ नौकरियां कौन रोका था आपको? 14,500 किसान खुदकुशी कर लिए, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। जीडीपी गिरता जा रहा है, जीडीपी अब 4% से नीचे गिर जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां किसी के पास देने तैयार नहीं है। जीएसटी माशाल्लाह कारोबार को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी जिस तबाही का आगाज किया था, जीएसटी उसको मंजिल मकसूद तक लेकर जा रहा है।
और हमारे वजीर आजम को उसको फिक्र ही नहीं है। इकोनॉमी डुलमुल है। कल जिसको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला बनर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डुलमुल है, मगर इनको फिक्र नहीं है। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, आप सुनिए कि इनके मिनिस्टर आए, आईएनबी मिनिस्टर आकर उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के दिन 120 करोड़ का धंधा 3 पिक्चरों ने किया, तो मंत्री जी को भी अब नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इकोनॉमिक्स में कि 3 पिक्चर 120 का धंधा करे तो और इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो फिर ये बताइए आप, नरेंद्र मोदी के नाम पर एक पिक्चर बनी थी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, वो पिटी या 100 करोड़ का धंधा किया उसने। अरे पिक्चर को देखकर इकोनॉमी स्ट्रांग है। नौकरियों की कोई बात नहीं, और कोई नौकरी की बात करे तो बोलेंगे हमने 370 निकाल दिया। अच्छा 370 निकाला आपने, चलिए मैं उसकी मुखालिफत किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं असदुद्दीन ओवैसी श्रीनगर में जाकर जमीन खरीद सकता हूं? कोई नहीं खरीद सकता श्रीनगर में जमीन। जम्मू में खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। अच्छा जब आप वहां पर नहीं कर सकते तो चलिए हिमाचल प्रदेश में मुझे इजाजत दीजिए, मैं हिमाचल प्रदेश में जाकर जमीन खरीदना चाह रहा हूं, नहीं खरीद सकते। क्या मैं अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूं? एमपी होने के नाते नहीं जा सकता, मुझे परमिट लेना पड़ता। क्या मैं लक्षद्वीप जा सकता हूं एज एन एमपी? नहीं जा सकता, मुझे परमिट लेना पड़ता है। क्या आपको सिक्किम में नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सिक्किम के नहीं है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये लोग आकर सबको नहीं हम निकाल दिए, 370 निकाल दिए। अमेरिका गए थे वजीर आजम, वहां पर जाकर आपने क्या हासिल किया बताइए? डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो आपने हाथ पकड़ के ऐसा चले, ऐसा लग रहा था कि जो पुराने आशिक मिले हैं बरसों के बाद। हाथ पकड़ के चले। अबे क्या मिला हिंदुस्तान को बताओ ना? कुछ तो मिला होगा ना? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सिवाय इसके कि मीडिया के लोग देखिए मोदी जी को ऐसा हुआ, वो 25-30 हजार भाड़े के टट्टू लाके स्टेडियम भर दिए, और वो आते नहीं हिंदुस्तान को। अरे तुमको इतनी मोहब्बत है भारत से तो आओ ना, जला दो अमेरिका का पासपोर्ट और बोलो कि मैं आ रहा हूं भारत को। नहीं जलाएंगे। वहां बैठकर तुम हमको ज्ञान देते। और क्या मिला हिंदुस्तान को? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उल्टा अमेरिका के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान की तनकीद कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में खत लिख रहे हैं। अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी तनकीद करती है हमारे पॉलिसी के ऊपर, मगर ये भारत और हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते। वो सिर्फ आएंगे और बोलेंगे भाइयों बहनों मित्रों, और उनके लोग थाली मारेंगे। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, इन तमाम हालात को आप समझिए, और यकीनन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एक तब्दीली आएगी। बैतुल्लाह की जिम्मेदारी मेरी होगी इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, यहां से अपनी पार्टी को कामयाब करिए और अपने नुमाइंदे को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।